जाने तमन्ना तो जनू मेरा किस्त नंबर 7 अनुशिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हुदैबिया कहीं नहीं जाएगी जब तक मेरी इजाज़त ना हो। अरहाम ने हिजार को गुस्से से घूरते कहा। वाह, यानी 2 साल बाद अरहाम शाह को अपने से जुड़ा रिश्ता याद आ ही गया। हिजार ने बेतनसिया जवाब देते अरहाम की दुखती रग पर हाथ रखा। देखो, तुम्हें मेरी और मेरे रिश्तों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अरहाम ने गुस्से से सोफे से उठते कहा, मुझे आपके किसी और रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरी बहन से जो आपका रिश्ता है, जो एक बोझ है मेरी बहन के लिए, वो बराए मेहरबानी ख़त्म करें और इसे आज़ाद करें। हिजान ने अरहाम के पास जाते आंखों में आंखें डाले कहा, अरहाम इससे पहले के हिजार का गिरबान पकड़कर 2 मुक्के रसीद करता। इससे पहले ही हिजार इससे फासले पर होता बोला, नो, इस बार नहीं। हिजार ने सुर्ख आंखों से कहा, अरहाम क्या हो गया है? सरदार ने हिजार को अपने पीछे करते गुस्से से अरहाम को देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। ये मुझे मेरे सामने मेरी बीवी को छोड़ने की बात कर रहा और मैं इसका मुंह ना तोड़ूं, इतना बेगैरत समझ रखा है मुझे। अरहाम ने चीखते हुए सोफे के पास पड़ी साइड टेबल को टांग मारी, जिस पर पड़े क्रिस्टल के शोपीस जमीन पर गिरते किच्ची किच्ची हो चुके थे। अरहाम के चीखने पर हुदैबिया और अरीज़े कमरे के दरवाजे में मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोक गई थी। सरदार भाई, ये जो करना चाहते कर ले, मैं डरता नहीं इनसे। मैंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। हिसान ने भी सरदार से भड़कते लहजे में अरहाम को देखते कहा, ये तेरी गलत फहमी है कि तू अपनी बहन को मुझसे आज़ाद करवा सकता। तेरी बहन के नाम के साथ मेरा नाम मरते दम तक जुड़ा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे अलग नहीं कर सकती। तो तुम क्या चीज़ हो? अरहाम ने पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अरहाम, फिलहाल इन लोगों को जाने दो, टाइम काफ़ी हो चुका, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, बाकी बातें बैठकर भी की जा सकती हैं। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। हिजार ने हुदैबिया की तरफ बढ़ते कहा, जो दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। चलो हुदैबिया, हिजार ने गुस्से से कहा। इसे हुदैबिया पर फिलहाल बहुत गुस्सा था, जो बिना बताई यहाँ आई थी। चलो अरीज़े। हिजार ने हुदैबिया के साथ साथ अरीज़े को भी घूरते कहा। आज का दिन इन दोनों लड़कियों के लिए काफ़ी भारी रहा था। अभी घर जाकर हिजार सबको बता देता तो पता नहीं क्या होता। दोनों इस बात को लेकर भी काफ़ी परेशान थे। जबकि अरहाम पुरसकून सोफे पर बैठा था। जरदान ने भी अरहाम के एकदम पुरसकून होने पर हैरानगी से देखा। साले साहब, घर जाते अपनी बहन की रुखसती के इंतजामात करें, क्योंकि मैं आपको इस साल मामू के रुतबे पर फाइज करवाने का पुख्ता इरादा कर चुका हूँ। अरहाम ने सोफे पर बाजू फैलाए मुस्कुराते हुए हिजार के तन बदन में आग भड़काई। और अरहाम की बात सुनते गुस्से से सुर्ख होते अपनी मुट्ठियाँ भींच गया। अरहाम का निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। अव्वल तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश हुई कि तो फिर मेरे जवाबी वार के लिए भी तैयार रहिएगा। हिजार शाह भी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता। हिजार ने भी पुरसकून लहजे में कहा। अरहाम हिजार की आंखों में अजीब सी चमक देखते खड़ा हुआ, जबकि जरदान बस तासुब से दोनों को देख रहा था, क्योंकि अगर एक शेर था तो दूसरा सवा शेर था। जैसे वो अरहाम से बदला लेने का पूरा प्लान बना चुका था। लेकिन क्या प्लान था? अरहाम इसकी आंखें और मुस्कुराहट देखते परेशान हुआ। हिजार हुदैबिया और अरीज़े को लेते बाहर निकला। अरीज़े ने चादर सर पर ली थी, जबकि हुदैबिया ने चादर से अपना मुंह भी ढक रखा था, जिसे हिजार ने हैरानगी से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर हुदैबिया को मुंह न ढकने पर इससे डांट पड़ जाती थी। इसे लगा आज वो डांट से डरते ऐसा कर चुकी है। हिजार के जाते जरदान अरहाम के पास आया। मैं होटल के लिए निकल रहा हूँ। जरदान ने अरहाम से कहा। क्यों? देख यार, मेरी सारी टीम तेरे इस फ्लैट में तो आकर नहीं रह सकती, तो मुझे ही होटल जाना होगा। नहीं, तुम होटल नहीं जा रहे यार, तुझे पता ही है मेरे काम का, यहाँ रहना मुमकिन नहीं। जरदान ने इस बार ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। मुझे पता है तेरे काम का, लेकिन फ़िलहाल हम कहीं और रहेंगे। जरदान ने अरहाम की बात पर हैरानगी से इसे देखा। कहाँ? जरदान ने बेचैनी से कहा। शाह हवेली। क्या बोला? जरदान को लगा इसे सुनने में कोई गलती हुई है। वो फ़ौरन अरहाम के पास जाकर खड़े होते बोला,
जो तुमने सुना वही बोला। और राम ने जरदान को गर्दन ऊपर करते देखकर कहा, जो इसके सर पर आकर खड़ा था। मैं वहां नहीं जाऊंगा, जरदान ने गुस्से से राम को देखते कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। इजहार ने गाड़ी हवेली के गेट से अंदर लाते एक झटके से खड़ी की। वो सारे रास्ते काफ़ी तेज़ ड्राइव करके आया था। तुम दोनों अंदर जाओ और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पूछे मेरे साथ क्यों आई हो तो बोल देना। गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे कॉल करके बुलाया था। इजहार ने हुदैबिया और अरीज़े को देखते कहा। इन दोनों ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वो दोनों गाड़ी से निकलकर अंदर बढ़ी। अरीज़े, मेरी बात सुनो प्लीज़। हुदैबिया ने अंदर दाखिल होने से पहले इसका बाजू पकड़े रोका। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती हो, अरीज़े ने दुखी लहजे में कहा। अरीज़े मेरी जान, मुझे नहीं पता था कि जरदान भाई वहाँ होंगे। मुझे अरहाम ने कहा था वो तुमसे बात करना चाहते हैं। हुदैबिया ने अरीज़े के हाथ पकड़े रोहानसी लहजे में कहा। पिछले 2 सालों में वो दोनों दोस्तें एक दूसरे से कितनी दूर हो गई थीं। नहीं तो बचपन से वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थी, लेकिन 2 सालों से सब बदल गया था। फिलहाल अंदर चले, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अरीज़े सख्त लहजे में कहती आगे बढ़ गई, जबकि हुदैबिया वहीं गुमसुम खड़ी थी। तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? हजार जो गार्ड्स को आज की कार्रवाई का बड़ों को ना बताने का बोलता अब राहदारी की तरफ आया था। हुदैबिया को अभी भी वहीं खड़े देख हैरान होते बोला, जी जी भाई, जा ही रही। हुदैबिया ने होश में आते कहा। हुदैबिया बच्चे, कोई मसला है? हजार ने हुदैबिया के खोए खोए लहजे को देखते कहा। नहीं भाई, कोई मसला नहीं। चलें अंदर चलें, आपको अपने हाथों से अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती। हुदैबिया ने मुस्कुराते हुए हजार के बाजू को पकड़े इसे अंदर की तरफ खींचा। अरीज़े लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ मिसेस सलमान और दुआ एक सोफे पर बैठी थी, जिनके पास ही अरीज़े आकर बैठी। इसके अलावा लाउंज में हुदैबिया की वालदा मिसेस एहसान बैठी थी। इनके पास ही इसकी खाला की बेटी शीशा ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट और इस पर पेंसिल हील के स्टाइलिश जूते में अपने डाई बालों को खोले अपने हुस्न को मेकअप से और निखारती शायद कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। हजार को हुदैबिया के साथ आते देखकर इसे बहुत नागवारी हुई, जो पिछले 1 घंटे से इसका यहाँ इंतज़ार कर रही थी। हुदैबिया के साथ थे? हाँ था। तो कोई प्रॉब्लम? शीशा के इस तरह पूछने पर हजार ने नागवारी से कहा, नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? मुझे पता होता है तुम दोनों साथ बाहर निकले हो तो मैं भी ज्वाइन कर लेती तुम लोगों को, और हुदैबिया भी हमारे साथ डिनर पर चलती। शीशा ने इज़हार के नागवारी से बोलने पर फ़ौरन मीठे लहजे में कहा और खड़े होते हुदैबिया के गले लगे। तो हुदैबिया हमें अब भी ज्वाइन कर सकती है? इज़हार ने हुदैबिया को देखते कहा। नहीं भाई, मैं बहुत थक गई हूँ, आप लोग जाए। हुदैबिया ने वहीं सोफे पर बैठते कहा, जबकि हुदैबिया के इनकार करने पर शीशा ने दिल ही दिल में शुक्र किया। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? मिसेस एहसान ने बेटी को घूरते देखते कहा, जो 2 साल बाद फिर अरीज़े के पीछे पीछे घूमना शुरू हो गई थी, जबकि अरीज़े खामोशी से मिसेस सलमान के कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी थी। मम्मा, क्या हो गया है? अच्छा है दोनों थोड़ी देर रिलैक्स हो आई हैं, नहीं तो ये दोनों सारा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती। यूनिवर्सिटी के बाद से हसन ने फ़ौरन हुदैबिया और अरीज़े की साइड ली। देख के लग तो नहीं रहा दोनों फ्रेश होकर आई हैं, लग तो ऐसे रहा जैसे दोनों किसी से लड़कर आई हैं। शीशा ने दोनों के थके थके चेहरे देखकर तंजिया कहा, शीशा तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक हुदैबिया बच्चे मेरे लिए एक ज़बरदस्त से काफ़ी कप बना लो। हजार ने शीशा के सवालात से बचाने के लिए हुदैबिया को वहाँ से भेजना मुनासिब समझा। हुदैबिया भी मुलाजमा को इसका दुपट्टा लाने का कहते किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ शानसे भाभी और मिसिस फुरकान मुलाजमीन के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करवा रही थी। अरे आ गई तुम लोग, शानसे भाभी ने हुदैबिया को प्यार से देखते कहा, जबकि मिसिस फुरकान ने बस एक सरसरी सी नज़र डाली थी हुदैबिया पर। जी आ गए भाभी। बड़ी मम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? हुदैबिया ने मिसिस फुरकान से पूछा, जिनको कल से बुखार था। ठीक है अब तो, मिसिस फुरकान ने सादा से लहजे में कहा। आप किचन में क्यों काम कर रही हैं जब तबीयत ख़राब है? हुदैबिया ने काफ़ी मेकर में काफ़ी डाल कर मिसेस फुरकान से कहा, जो सलाद काट रही थी। मैं कल से आराम कर कर के थक गई हूँ, उन्होंने फिर से सख्त से लहजे में जवाब दिया। हुदैबिया इनके सख्त लहजे की वजह अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो चुपचाप काफ़ी बनाने लगी है। साथ शावर लेकर वेस्ट और
जीन्स पहने टॉवल से अपने बालों को खुश्क करते ड्रेसिंग रूम से निकला। जब नज़र शीशा पर गई जो इसके कमरे में इसके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। शीशा, कोई भी मेरे रूम में बिना इजाज़त आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हिज़ार ने स्पाट लहजे में कहते बेड पर पड़ी अपनी वाइट शर्ट उठाते दोबारा ड्रेसिंग रूम का रुख किया और कुछ मिनट बाद शर्ट पहने कमरे में दाखिल हुआ। मुझे तुम्हारी इजाज़त देकर आना चाहिए, शीशा ने अपनी हिरनी जैसी आंखें फैलाई जिनमें काजल लगाकर इन्हें और भी काजल बना रखा था। इन्हें पटपटा के मसनूई उदासी से कहा। शीशा अभी तक शॉक में थी हिज़ार की बात से। इसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिसके लिए वो इतनी तैयार हुई थी इसने एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा था। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरे कमरे में ऐसे आ सकते हो? हिज़ार ने शीशा के हटते ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बालों को ड्रायर से खुश किया, फिर बालों को ब्रश से सेट करते जेल स्प्रे की और अपनी फेवरेट परफ्यूम का छिड़काव खुद पर करते बेनियाजी से गाड़ी की चाबी और घड़ी को उठाते शीशा को देखा जो इस सब के दौरान बिल्कुल चुप बस हिज़ार को देख रही थी। चले, हिज़ार ने शीशा को देखते कहा। हिज़ार, सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूँगी, शीशा ने हिज़ार के बुलाने पर होश में आते कहा। यू मस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, हिज़ार ने शीशा को रूड अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, सॉरी ना बाबा, नेक्स्ट ध्यान रखूँगी। मूड तो ठीक करो, हिज़ार के मूड को बदलते देख शीशा ने कहा, क्योंकि एक तो वैसे वो इतना बिजी रहता था और आज मौका मिला था साथ बाहर डिनर करने का, तो अब वो हिज़ार का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। ओके चलो, हिज़ार ने अपनी रोलेक्स वॉच हाथ में पहनते कहा। इससे पहले कि शीशा आगे बढ़ती इसका पाँव ब्राउन रग में बुरी तरह अटका और इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती हिज़ार ने फ़ौरन इसे सहारा दिया। क्या हो गया है? हिज़ार ने अल्फाज को चबाते हुए कहा। एक तो वो वैसे ही आज गुस्से में था, ऊपर से शीशा की हरकतें इसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थीं। चलें अब, हिज़ार ने शीशा को कुछ कहने के लिए लब खोलते देख फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, जबकि शीशा भी जल्दी से हिज़ार के पीछे बढ़ी कि इसे बता सके। हिज़ार जैसे ही तेज़ी से बाहर निकला, सामने से आते वजूद से ज़बरदस्त सादुम हुआ और सामने वाला वजूद अपना सर पकड़े ज़मीन पर बैठ गया जो इसके चट्टानी सीने से टकराया था। क्या इस घर में सब अंधे हो चुके? हिज़ार ने इस नाजुक वजूद को कंधों से पकड़े चिल्लाकर कहा। सॉरी भाई, वो नाजुक वजूद गहरी सांसें लेता आंखों में पानी लिए बोला। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें एक बार? हिज़ार ने इस नाजुक वजूद को झंझोड़ कर कहा कि इस नाजुक वजूद ने जैसे ही नज़र हिज़ार की तरफ उठाई तो इसकी आंखें हिज़ार की शर्ट पर मौजूद इस लिपस्टिक के निशान को देखकर झुक गईं। और लिपस्टिक के निशान किसके थे? शीशा को पीछे खड़े देख वो समझ चुकी थी। हिज़ार इसे नागवारी से देखता आगे बढ़ गया, जबकि वो नाजुक वजूद भी दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ते जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हिज़ार, प्लीज़ रूम में जाकर शर्ट चेंज कर लो, इससे पहले के साथ सीढ़ियाँ उतरता शीशा ने इसका बाजू पकड़े कहा। क्यों? हिज़ार ने शीशा को गुस्से से कहा। इसे लगा शायद शीशा मैडम को ये शर्ट पसंद नहीं आई। शर्ट पर लिपस्टिक लग गई, लगता जब मैं गिनने लगी थी, शीशा ने हिज़ार को जल्दी से कहा, जबकि हिज़ार इस नाजुक वजूद का नज़रें झुकाना अब समझा था। तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ, हिज़ार ने कमरे की तरफ वापस जाते कहा। इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होता वो नाजुक वजूद हाथ में मेडिसिन लिए राहदारी से गुजर रही थी। सुनो, हिज़ार ने इसे अपने पास से गुजरते पुकारा। जी। वो नाजुक वजूद इससे थोड़े फासले पर रुकता अपनी झील सी गहरी आंखों में तजस्सुस लिए हिज़ार को देख रहा था। इस बारे में किसी को ना बताना। हिज़ार ने अपने दिल के मुकाम से ज़रा ऊपर लिपस्टिक के निशान पर उंगली रखी। ओके, वो नाजुक वजूद हिज़ार को बोलता वापस हुआ। लोग ऐसे काम करते ही क्यों जो बाद में छुपाना पड़े? नाजुक वजूद ने लाउंज को जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ते कहा। क्या बोला? जब इसे इस जल्लाद के चीखने की आवाज़ आई। कुछ भी नहीं बोला, नाजुक वजूद ने फ़ौरन मुड़ते अटकते कहा। एक तो वैसे ही वो हर वक्त बिना वजह के गुस्से में रहता, दूसरा इस नाजुक वजूद से तो वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अपनी हद में रहो और आइंदा मेरे बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना, समझ आई? हिज़ार ने उंगली उठाकर वार्न करते कहा, जबकि इस नाजुक वजूद की गहरी ग्रे आंखें फ़ौरन पानी से भरी थी। हिज़ार इसकी आंखों में पानी देखते फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ, नहीं तो इसका दिल कर रहा था वो अपना सारा गुस्सा इस नाजुक वजूद पर निकाल दे, जबकि वो नाजुक वजूद भी नीचे जाने की बजाय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
हिसार शर्ट चेंज करके आया तो नीचे सब लोग लाउंज में बैठे थे। सलमान साहब के साथ फुरकान और एहसान अभी अभी ऑफिस से आए थे। खैरियत थी बेटा, आज तुम मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए थे? सलमान साहब ने हदीबिया से पानी का गिलास लेते कहा। भाई साहब, वो हदीबिया लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इज़हार इनको लेने गया था। मिसेस एहसान ने सलमान साहब को बताया। अब शादी से 4 दिन पहले अकेली बच्चियों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं, इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, मिसेस एहसान ने तंजिया कहा, जिनकी बात पर सब ने इन्हें देखा। मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, अब गाड़ी तो किसी की भी ख़राब हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है ज़ार, और बेगम हमने अपनी बच्चियों को कितनी आज़ादी देनी अच्छे से जानते। एहसान साहब ने मिसेस एहसान को ज़रा गुस्से से बावर करवाया। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, अगर इतनी ज़रूरी मीटिंग थी तो ड्राइवर को भेज देते तुम एहसार। मिसेस एहसान ने एहसान साहब के गुस्से को देखते फ़ौरन अपनी तोपों का रुख एहसार की तरफ किया। मम्मा, मुझे अपनी बहनों को लेने खुद ही जाना था और कोई भी मीटिंग इनसे ज़रूरी नहीं, एहसान ने रसानियत से कहा। वैसे एहसार शाह, तुम्हारे जैसा आइडियल बेटा भी अपने घर वालों से झूठ बोल सकता देख कर थोड़ा अजीब लगा। हम लाउंज में दाखिल होते एहसार की बातें सुन चुका था, इसीलिए हल्का सा तंज किया। जबकि अरहम और जरदान शाह को लाउंज में दाखिल होते देख सब लोग खड़े हो चुके थे। इस वक्त लाउंज में दुआ, रेहान शाह और फाज शाह के अलावा सब मौजूद थे। अरे, हमें देखकर सब शौक में क्यों हैं, जबकि अरीसे की शादी के लिए आप लोगों ने खुद ही तो इनवाइट किया है। अरहम ने सब लोगों के हैरान चेहरे देखते कहा। कैसे हैं बड़े पापा? अरहम ने सलमान साहब के गले मिलते कहा। ठीक। इसके बाद वो अपने वालिद फुरकान साहब के गले लगना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसे दरमियान में हाथ रख के रोक दिया और जरदान की तरफ बढ़ गए। यानी वो अभी भी इससे नाराज़ थे। मेरे शेर, तू अपने चचा के गले लग, जिसने तुम लोगों को सबसे ज़्यादा मिस किया, जो मुझे इन बूढ़ों के बीच में छोड़ गए थे। अरहम के लटके मुंह को देख एहसान साहब आगे बढ़े और अपने भतीजे को गले लगाया। एहसान साहब इस वक्त बूढ़ा अपने दोनों बड़े भाइयों को बो रहे थे, क्योंकि बचपन से इन सब की अपने इस चचा से बहुत दोस्ती थी। कुछ भी मनमाना होता वो लोग अपनी फरमाइश अपने इसी चचा के पास लेकर जाते थे। अरहम एहसान साहब से मिलते मिसेस सलमान की तरफ बढ़ा, जो इन दोनों को देखती आंसू बहा रही थी। कैसी हैं बड़ी मम्मा? अरहम ने इनके गले लगते कहा। कोई अपनी माँ को इतना भी तंग करता? मिसेस सलमान ने अरहम को अपने नाजुक बाजू में भरते माथा चूमते कहा। अब तो आ गए हैं ना? अरहम ने मिसेस सलमान को अपने गले लगाते कहा। इस वक्त इसकी आंखें भी भीग रही थी। पूरे 2 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर जरदान एहसान साहब से मिलकर अपनी मम्मा की तरफ बेचैनी से बढ़ा और इन्हें अपनी बाजू में सख्ती से भींचा। मिस यू मम्मा, मिस यू टू मेरी जान। मिसेस सलमान ने जरदान के माथे को चूमते अपने सीने से लगाया, जबकि जरदान ने अपनी माँ के माथे पर अकीदत से बोसा दिया। जरदान और अरहम सब घर वालों से मिलकर लाउंज में ही बैठ गए। 2 साल पहले जब वो लोग यहाँ से गए थे, कुछ लोग इनसे नाराज़ थे। वो आज भी नाराज़ ही थे और कुछ लोग इनके जाने से दुखी थे। तो आज इनके वापस आने से इनकी खुशी इनकी आंखों में नज़र आ रही थी। मम्मा, अब रिशा कहाँ है? अरहम ने इर्द गिर्द अपनी बहन को मौजूदा पाकर कहा। अरे देखो, खुशी में मेरे दिमाग से ही निकल गया, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो दवाई लेकर अपने रूम में रेस्ट कर रही। मिसेस फुरकान की बात पर एहसार की आंखों के सामने इस नाजुक जान के आंसू से भरी आंखें आईं, लेकिन इसने फ़ौरन अपने आप को शीशा की तरफ मुतवज्जा किया, जो इसे जाना है या नहीं पूछ रही थी। शीशा, फिर कभी सही, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा। एहसार शीशा को मना करते जरदान और एहसान साहब के पास सोफे पर जा बैठा। रशीदा मिसेस फुरकान के कहने पर अब रिशा के कमरे की तरफ आई थी। हाँ जाओ। जब अंदर से अब रिशा की थकी थकी आवाज़ आई। क्या हुआ बच्चे? रशीदा ने फिक्रमंदी से अब रिशा को देखते कहा। जी मैं ठीक हूँ रशीदा बुआ, मेडिसिन खाकर सोने लगी थी। अब रिशा ने अपनी नरम आवाज़ में प्यार से कहा। आपको मम्मा ने खाने के लिए भेजा है? अब रिशा ने अंदाज़ा लगाते कहा। नहीं, आप नीचे आएँ, आपके लिए खुशखबरी है, रशीदा ने चहकते कहा। सल्तान और अरहम के घर वापस आने पर वो भी बहुत खुश थी। कैसी खुशखबरी? अब रिशा ने जल्दी से अपने स्लीपर पहनते दुपट्टा गले में डाला और बाहर निकली। रशीदा भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही थी। जब अब रिशा ने पहली सीढ़ी पर कदम रखते लाउंज की तरफ देखा तो सामने बैठे अरहम को देखते इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। भैया! अब रिशा 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती नीचे पहुंची। जब अरहम अब भी इसकी चीख सुनते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और इसे गले लगा लिया।
भैया आप कब आए? वो आज अपने भाई से काफ़ी माह बाद मिल रही थी। इन 2 सालों में वो कई बार लंदन गई थी अरहम के पास, लेकिन पिछले कुछ माह से अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो बहुत मिस कर रही थी इसे। अब्रीशा बच्चे हम भी हैं। ज़रदान ने अब्रीशा और अरहम के पास जाते कहा, जहाँ अब्रीशा अरहम से लिपटी रोने में मसरूफ़ थी। ज़रदान की बात पर वो मुस्कुराते हुए ज़रदान की तरफ बढ़ी। ज़रदान ने इसे गले लगाया। ज़रदान की अपनी तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन वो अब्रीशा को हमेशा अपनी बहन जितना ही प्यार करता था। अब्रीशा भी ज़रदान की अरहम की तरह ही इज़्ज़त करती थी। ज़रदान और अरहम से बेशक अभी भी इन दोनों के वाले नाराज़ थे, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर भी इन्हें घर देखकर बहुत सुकून था। फ़ाज़ और रेहान अपने भाई के वापस आने का सुनकर घर जल्दी वापस आ गए थे। घर में एक रौनक सी लग गई थी। इस वक्त 2 साल बाद पूरी फैमिली इकट्ठे डिनर कर रही थी। हुदैबिया और अरीज़े थोड़ी परेशान ज़रूर थी, लेकिन सब घर वालों को खुश देखकर वो भी मुतमईन थी कि घर में चाय उदासी एकदम ख़त्म हो गई। सब लोग डिनर करने के बाद लाउंज में बैठे चाय काफ़ी पीते बातों में मसरूफ़ थे। जब अरीज़े के माइयों की बात चल निकली, ज़रदान ये बात सुनते ही सबको गुड नाइट बोलते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब ने ज़रदान का सुर्ख चेहरा देखा, पर सबको मौज रहे, किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मिसेस सलमान कुछ देर बाद ज़रदान के कमरे में जाकर इसे समझाने का इरादा रखती थी, और हम वहाँ बैठा कल के माइयों के फंक्शन की डिस्कशन में पूरा इन्वॉल्व हो रहा था। हुदैबिया अरहम के रवैये पर काफ़ी हैरान सी थी, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले वो ज़रदान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि 2 साल पहले इसने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की थी, और अब अचानक ये सब। हुदैबिया लाउंज से निकलते यही सब सोचते किचन की तरफ गए। वहाँ से अपनी कॉफ़ी का कप लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आज का दिन इसके लिए काफ़ी थका देने वाला था, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए वो अब आराम करना चाहती थी। और दिव्या के लाउंज से जाने के 10 मिनट बाद अरहम ने भी थकावट का बहाना बनाते अपने कमरे की राह ली। वो अपने कमरे में जाने की बजाय ज़रदान के पास आया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल होगा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रदान टेरेस पर खड़ा सिगरेट को हाथ में लिए आसमान को घूर रहा था। ज़रदान ने अरहम की आमद को पहले ही महसूस कर लिया था। सुबह असफर से मिलने चलेंगे। ओके, तुम जो करना चाहती कर लो, लेकिन अगर कामयाब ना हुए तो इसके बाद मैं किसी की भी परवाह नहीं करूँगा, ये याद रखना। ज़रदान ने अपनी आंखों के इश्तिहार पर काबू पाते कहा। ओके जनाब। अरहम ने नरमी से ज़रदान के बालों को ख़राब करते कहा, जिस पर ज़रदान बस अरहम को घूर कर रह गया। अरहम मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। वो अपने कमरे में जाने के बजाय दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो लॉक था। ओके तो हमारी बेगम भी चालाक हो गई है इन 2 सालों में। अरहम ने मुस्कुराते हुए सोचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। 2 सालों से इसका कमरा वैसे का वैसा ही था। इसने ड्रेसिंग रूम में कबर्ड खोला तो इसके ड्रेसेस सारे के सारे सेट हो चुके थे। इसने अपना ट्राउज़र शर्ट लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर आया और अपने बालों को खुश्क करते सीटी बजाते इनमें ब्रश किया और बाहर निकल गया अपनी मंजिल की तरफ। शहबाज शाह अपने इलाके के जागीरदार थे। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। शहबाज शाह और इनकी बेगम सलमा शाह दोनों ही बहुत अच्छे दिल के मालिक थे, इसीलिए इलाके में सब इनकी इज्जत करते थे। शहबाज शाह दिल के जितने अच्छे थे, इतने ही असूल पसंद भी थे, और यही खूबी इनके सारे बेटों में थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने भाइयों के घर कर दी थी, और वो दोनों अपने अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। इनका सबसे बड़ा बेटा सलमान शाह, जिसकी शादी उन्होंने अपने भाई की बेटी आमना शाह से की थी। आमना ने हवेली में आते बड़ी बहू वाली सारी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभानी शुरू की। सलमान शाह को अल्लाह ताला ने 1-1 साल के वक्फे से 2 बेटों से नवाजा तो हवेली में हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई। सलमान शाह और फरकान शाह दोनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद के कारोबार का आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसमें इनका साथ इनके छोटे भाई एहसान और फरहान भी खूब देते थे। शहबाज शाह के सबसे अच्छे दोस्त, जो अपने इलाके के सरबराह थे, इनके दुश्मनों ने जायदाद के चक्कर में इनको और इनकी इकलौती बेटी को कत्ल करना चाहा, जिसमें इनके दोस्त सरदार सज्जाद खान तो मारे गए, लेकिन इनके वफादार मुलाजिम किसी तरह इनकी बेटी को बचाते शहबाज शाह तक पहुंचा गए। शहबाज शाह ने गुलनूर को इसके रिश्तेदारों से बचाने के लिए अपने
बेटे फुरकान शाह से इसका निकाह इसी शाम खामोशी से करवा दिया है। गुलनूर और कलूती और नाजों में पली होने के बावजूद बहुत नरम दिल की थीं। पिछले कुछ अरसे में होने वाले हादसात ने इन्हें बहुत डरपोक बना दिया था। फुरकान शाह के मजबूत साथ से वो काफ़ी हद तक नॉर्मल तो हुई, लेकिन फिर भी इनका दिल हर छोटी छोटी बात पर डर जाता। तब फुरकान और आमना शाह ही से संभालते थे। गुलनूर आमना शाह की बहुत इज्जत करती थी। आमना भी गुलनूर को अपनी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करती। गुलनूर और आमना शाह को अल्लाह ताला ने बेटों से नवाजा था। आमना शाह की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इस बार इसे बेटी की रहमत दे, लेकिन वो इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करती थी। आमना शाह के दोनों बड़े बेटे फाज शाह और रेहान शाह बहुत सुलझे और अच्छे बच्चे थे, बिल्कुल अपने बाप की तरह, जबकि इनका छोटा बेटा जरदान शाह और फुरकान और गुलनूर का बेटा राम शाह बहुत शरारती, ज़िद्दी और गुस्से के तेज़ अपने छोटे चचा फरहान की कॉपी थे, और वो ज़्यादातर जुड़े भी अपने चचा फरहान शाह के साथ रहते थे। फरहान शाह की भी इन दोनों में जान थी। एहसान शाह के लिए सलमा शाह ने अपनी बहन की बेटी फ़िरोज़ा शाह का इंतखाब किया। फ़िरोज़ा शाह एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। सलमा शाह फरहान शाह की शादी फ़िरोज़ा शाह की छोटी बहन कुंदन से करना चाहती थी, जबकि यही ख्वाहिश इनकी बहन की भी थी। सलमा शाह ने जब शहबाज शाह से बात की तो उन्होंने फ़िलहाल सिर्फ एहसान शाह की शादी करने और फरहान शाह की शादी बाद में करने का फ़ैसला किया, क्योंकि फरहान अपनी तेज़ तबीयत की वजह से आए दिन किसी न किसी पंगे में फंसा रहता था। शहबाज शाह फरहान शाह से इसी वजह से काफ़ी गुस्सा रहते थे, लेकिन फरहान शाह के तीनों भाई इसे फुल सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो अपने भाई के राज से वाकिफ़ थे। एहसान शाह और फ़िरोज़ा शाह को भी अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा, जिसका नाम सलमान शाह ने हिसार रखा। तो हवेली में बेटी की ख्वाहिश फिर ख्वाहिश ही रह गई। फ़िरोज़ा शाह की वालदा ने अपनी बीमारी की वजह से फरहान शाह और कुंदन शाह का रिश्ता तय करना चाहा, लेकिन जब ये खबर शहबाज शाह और सलमा शाह ने फरहान शाह को दी तो इसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो आमना शाह की बहन अनाया शाह से शादी करना चाहता था। शहबाज शाह ने फरहान शाह का मुतालबा सुनते फ़ौरन इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी भतीजी आनिया शाह अपने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिससे कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जबकि दूसरी तरफ इनका बेटा हर वक्त गुस्से में रहता था। शहबाज शाह अपनी भतीजे पर इतना जुल्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फरहान के मुतालबे को फ़ौरन रद्द कर दिया। लेकिन आखिरकार इन्हें फरहान शाह की ज़िद के आगे हारना पड़ा और आनिया शाह फरहान शाह की दुल्हन बनकर शाह हवेली आ गई। आनिया शाह के नाजुक वजूद ने फरहान शाह को बिल्कुल बदल दिया। अव्वल तो आनिया शाह फरहान शाह को गुस्से का कोई मौका न देती, लेकिन अगर कभी फरहान शाह को गुस्सा आ भी जाता तो आनिया शाह का काम था वजूद इसके गुस्से को झाग की तरह बिठा देता था। आनिया शाह और फरहान शाह की मोहब्बत को इनकी बेटी अरीसे ने मुकम्मल कर दिया था। अरीसे की सूरत में सब हवेली वालों की बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नाजुक सी अरीसे में सबकी जान बसती थी। अरीसे से कुछ माह बाद फुरकान और गुलनूर को अल्लाह ताला ने एक और बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने आर्यान शाह रखा। इसी तरह फ़िरोज़ा शाह और एहसान शाह के यहाँ 2 माह बाद जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई तो हदीबिया की सूरत हवेली में एक और रहमत आ गई, जबकि फ़िरोज़ा और एहसान शाह ने अपने दूसरे बेटे का नाम कयान शाह रखा। सलमान शाह और सलमा शाह अपने बच्चों को खुशबाश देखते हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन जो किस्मत में होता है इसे कोई बदल नहीं सकता। शहबाज शाह, सलमा शाह, फरहान शाह और आनिया शाह फरहान शाह के एक करीबी दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे कि तेज़ रफ्तार ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी और वो चारों हादसे में जान बहक हो गए। घर में इस खबर से कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बहाती 2 साल अरीसे को आमना शाह ने अपने परों में छुपा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी का हुआ था। इसके वालिदैन और इसके साथ इसका आने वाला बहन या भाई, सब कुछ पल में ख़त्म हो गया था। दूसरी तरफ गुलनूर भी दोबारा उम्मीद से थी, लेकिन घर में हुए इस क़यामत के इस हादसे ने इसे भी बहुत बुरा झटका दिया था, जिसका असर इसके आने वाले बच्चे पर पड़ रहा था। इस बुरे वक्त में सलमान शाह और आमना शाह ने घर के बड़े होने का फ़र्ज़ निभाते सबको मजबूत हौसला फराहम किया। दुख इनका भी कम नहीं था, लेकिन वो इस आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश कर रहे थे। गुलनूर और फुरकान के घर भी अल्लाह ने बेटी की सूरत रहमत भेजी, लेकिन गुलनूर की कंडीशन की वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर थे और इसे सांस की प्रॉब्लम भी थी।
जो डॉक्टरों के मुताबिक वक्त के साथ कम तो हो जाती लेकिन ख़त्म नहीं होना था। इसके लिए इसे हमेशा मेडिसिन लेने थे। अब दिशा की बीमारी की वजह से सब घर वाले इसकी बहुत केयर करते थे। इसके भाइयों की तो इसमें जान थी। इसके अलावा वो सदान की भी बहुत लाडली थी, क्योंकि सदान हदीबिया और अबरीशा को तो अपनी बहनें मानता था, लेकिन अरीज़े को नहीं, जो इसकी ममा पर कब्जा जमा गई थी। ये सदान शाह से बर्दाश्त करना मुश्किल था। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। शाह हवेली में सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। सब कज़न्स भी एक दूसरे की इज्जत करते और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। लेकिन 2 साल पहले आए एक हादसे ने सलमान शाह और आमना शाह की इतने सालों की मेहनत को ज़ाया करते शाह हवेली का शिरासा बिखेर दिया था, जो पिछले 2 सालों से सबकी कोशिशों से दोबारा जुड़ नहीं पा रहा था। और दिव्या गहरी नींद में थी जब इसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो नींद में थोड़ा खिसमसाई और फिर सो गई। अरहम ने मुस्कुराते हुए फिर से दिव्या के चेहरे के हर हिस्से को प्यार से छुआ। अरहम ने अपने अंगूठे को दिव्या के होंठों पर नरमी से फेरा तो दिव्या ने होश में आते पट से अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वह अरहम को देखते चीखती, अरहम ने इसके होंठों को अपने होंठों में दबाते इसकी चीख का गला घोंट दिया। अरहम बेताबी से दिव्या के होंठों की नमी को अपने अंदर उतारते दिव्या के दोनों हाथ अपने कब्जे में ले चुका था। अरहम अपना वजन दिव्या पर डाले इससे ज़रा सा हिलने का मौका भी नहीं दे रहा था। दिव्या को जब अपनी सांसें रोकती हुई महसूस हुई तो इसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज़ब हुए। अरहम ने अपनी तिश्नगी मिटाते हुए दिव्या को छोड़ा तो इसके होंठ सुर्ख कंधारी हुए। दिव्या गहरे सांस लेती अपनी सांस को मुतवाजन करती भीगी आंखों से अरहम को देख रही थी। अरहम भी अपने माथे को दिव्या के माथे से मिलाए गहरे सांस लेते और दिव्या की आंखों में देख रहा था। अरहम की गर्म सांसें दिव्या के मुंह पर पड़ती से शर्म से लाल कर रही थी। बेगम साहिबा, आप सोच रही हैं कि मैं इस वक्त यहाँ कैसे? तो बता दूँ, शायद तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे इस साल इसे मामू बनाने वाली बात को मजाक लिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस मामले में। अरहम ने दिव्या के गालों को नरमी से छूते भारी आवाज़ में कहा, जबकि अरहम की बात पर दिव्या की पूरी आंखें खुल गई थी। इसका सारा वजूद लरसने लगा था। अरहम का इस वक्त इसके कमरे में मौजूद होना और इसकी बातें दिव्या के 14 तबक रोशन कर गई। दिव्या ने अरहम को एक झटके से दूर किया और बेड से फौरन उठी। तो जी, कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद तो है पसंद आई होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। अभी तो बहुत से रास्तों से पर्दा उठाना बाकी है। कुछ लोगों का मिलना होगा, कुछ का बिछड़ना। और आज आपको हीरो जाने तमन्ना तू जनू मेरा अनुषा खां किस नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और पहले ही आपसे एक मौजूद है कि आज कुछ तबीयत नासाज है, तो अगर आवाज़ में कुछ आपको लगे तो प्लीज़ माजरत है। और दिव्या ने अरहम को एक झटके से दूर किया और फ़ौरन बेड से उठी। अरहम और दिव्या को काफ़ी नरमी से पकड़े हुए था, इसीलिए दिव्या अरहम को आसानी से झटक गई। नहीं तो इस जैसे मजबूत इंसान को हटाना दिव्या के बस में बिल्कुल नहीं था। दिव्या के झटके पर अरहम ने दिव्या को बेड से उठकर आगे बढ़ने से पहले इसकी कलाई को बेदर्दी से पकड़ा और इसे बेड पर पूरे जोर से वापस गिराया। बेड पर गिरते ही दिव्या की एक जोरदार चीख निकली, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे खुद से दूर झटकने की? अरहम ने दिव्या के जबड़े को अपने हाथों में बींचे चलाकर कहा, जबकि दिव्या अब कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। वो अरहम को देख डर गई। इसी डर में वो अरहम के हाथ झटक गई, लेकिन अरहम के रिएक्शन ने सही मायनों में इसे लड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो अरहम की पनाह में सिर्फ आंसू बहा रही थी। इससे एक भी लफ्ज़ बोलना मुश्किल हो रहा था। आइंदा से ध्यान रखना। अरहम ने दिव्या के बहते आंसू देखते थोड़ी नरमी दिखाई और दिव्या की आंखों से आंसू अपने होंठों से चुनने लगा। और दिव्या बस चुपचाप अरहम को इसकी मनमर्जी करने दे रही थी। अरहम ने दिव्या की आंखों को छूते गालों से होते इसकी दूधिया शफाफ गर्दन पर अपने लब रखे तो दिव्या जैसे होश में आई। अरहम दिव्या ने डरते डरते अटकते हुए अरहम को पुकारा, जी जाने अरहम। अरहम ने वैसे ही दिव्या के गर्दन पर अपनी बेताबियों के निशान छोड़ते कहा,
मुझे नींद आई है, दिव्या ने फिर से डरते डरते कहा। वो अरहम के कुछ देर पहले के रिएक्शन से अभी भी डरी हुई थी। 2 सालों से सो ही रही थी। अरहम ने सर उठाकर हदीबिया को अपनी सुर्ख आंखों से देखा। तो क्या आप नहीं सोए 2 साल से? हदीबिया ने हल्के से तंजिया लहजे में कहा। इतने सुकून से नहीं सोया जितने सुकून से आज लगता सो सकूंगा। अरहम ने अपनी हल्की ब्राउन ब्रेड को हदीबिया के नर्म और मुलायम गाल पर फेरते हुए कहा, जबकि अरहम की बात पर हदीबिया का दिमाग बक से उड़ गया। मतलब? हदीबिया ने जल्दी से बोला। मतलब तुम बस चुप करके मेरा साथ दोगी। अरहम ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली इसकी गर्दन पर नरमी से ट्रेस करते इसके माथे से माथा जोड़े कहा, अरहम ये ठीक नहीं। हदीबिया ने अरहम को आहिस्ता आवाज़ में कहा, क्या ठीक नहीं? अरहम ने अपना एक बाजू हदीबिया के सर के नीचे से गुजारे। हदीबिया की गर्दन इस पर रखी और दूसरा बाजू इसकी बैली को छूते इसकी कमर के पास रखा कि अब हदीबिया और अरहम के दरमियान कुछ इंच का फासला मुश्किल से था। ये सब जो आप कर रहे हैं? हदीबिया ने डरते डरते कहा, तुम्हारी कसम जाने मन, मैंने तो अभी कुछ करना भी शुरू नहीं किया। तो कुछ गलत कहाँ से कर दिया? अरहम ने अपनी खूबसूरत आंखों को हदीबिया पर टिकाए मुस्कुराते कहा, प्लीज़ अरहम। हदीबिया ने इस बार ज़रा भारी आवाज़ में कहा, क्या चाहती हो? अरहम की आंखें मिनटों में सुर्ख हुई। हदीबिया के मुसलसल ग्रेस ने अरहम के अंदर एक आग भड़का दी थी। मैं क्या चाह सकती, क्योंकि करना तो आपने वही होता जो आप चाहते। हदीबिया ने दुखी लहजे में कहा, कहीं तुम भी वही तो नहीं चाहती जो तुम्हारा भाई आज सुबह बोल रहा था? अरहम का गुस्सा दोबारा से बढ़ा था। भाई ने जो भी कहा इनकी ज़ाती राय थी। वो मेरे बड़े भाई हैं, अपनी बहन की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। दिव्या ने हजार की साइड लेते फ़ौरन अरहम को देखते कहा, अगर तुम्हें या तुम्हारे भाई को लगता कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो तो तुम और तुम्हारे भाई शायद इन 2 सालों में अरहम शाह को भूल गए हो। अरहम ने दिव्या के जबड़े को गुस्से से दबोचे सख्त अंदाज में कहा, तुम्हारे भाई को याद करवाना पड़ेगा कि अरहम शाह आखिर है क्या चीज़? अरहम ने दिव्या के जबड़े को एक झटके से छोड़ते गुस्से से घूरते कहा और बेड से उठते कमरे में चक्कर लगाते अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो दिव्या के अल्फाज सोच रहा था इसका गुस्सा शदीद हो रहा था। दिव्या अरहम के दूर होते ही फ़ौरन टांगे नीचे लटकाए बेड पर बैठती अपनी उंगलियों को मरोड़ते खामोशी से अरहम को कमरे में चक्कर लगाते देखने लगी। जब अरहम दिव्या की तरफ बढ़ा और इसे कलाई से पकड़कर अपने बराबर खड़ा किया, अपने भाई को बता देना गलती से भी मेरे सामने ऐसी बात दोबारा ना करे, वरना मैं इसका वो हाल करूँगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसलिए अपने भाई को मेरे और अपने दरमियान आइंदा कभी मत लाना। अरहम ने हदीबिया को उंगली उठाए वार्न किया। क्यों ना आए वो हमारे दरमियान? वो मेरे भाई हैं, जो वो बोलेंगे मैं करूँगी। हदीबिया ने घबराते हुए पीछे कदम लेते कहा, मतलब अगर तुम्हारा भाई बोलेगा मुझसे दूर जाने का तो तुम चली जाओगी? अरहम ने हदीबिया के बाजू को जोर से अपनी तरफ खींचते इतनी जोर से चलाकर कहा कि हदीबिया ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए। जी मैं वही करूँगी जो मेरे भाई बोलेंगे। हदीबिया ने अरहम की मजबूत गिरफ्त से अपनी बाजू छुड़ाते कहा, तो फिर समझो तुम्हारे भाई का आखिरी वक्त आ गया है। अरहम ने एकदम हदीबिया को अपने सीने में भींचे इसकी कान की लूक को छूते सुकून से मुस्कुराते कहा। जबकि अरहम की बात सुनते हदीबिया को अपनी टांगों से जान निकलते महसूस हो रही थी। वो अपने भाई से कितना प्यार करती थी अरहम शाह अच्छे से जानता था, इसीलिए इसने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे? हदीबिया ने रोते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, देखूंगा। अरहम ने हदीबिया के बालों की खुशबू को खुद में उतारते अपने होंठों से बालों को किस करते नरम आवाज़ से कहा। हदीबिया अरहम की नरमी पर हैरान होती सर अरहम के सीने से ऊपर करती हैरानगी का तासुर आंखों से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो डियर वाइफी? अरहम ने हदीबिया के हैरान परेशान आंखों को अपने होंठों से नरमी से छूते गमगीन आवाज़ में कहा, प्लीज़ अरहम आप भाई को कुछ नहीं कहेंगे? हदीबिया ने अरहम का नरम रवैया देखते फ़ौरन कहा। एक शर्त पर। अरहम ने अपनी मासूम बीवी को चाल में फंसाए कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप मेरे भाई को ज़िंदगी पर कुछ नहीं कहेंगे। हदीबिया ने अपनी सुर्ख गहरी ब्राउन आंखों को ऊपर उठाकर अरहम से इल्तिजा की, पहले शर्त तो सुन लो। अरहम ने हदीबिया के गाल पर अपने अंगूठे को फेरते आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती। हदीबिया ने आंखों में आंसू लिए जोश से कहा,
बेगम साहिबा ज़रा कंट्रोल, अगर आप अपने भाई के लिए ऐसे प्यार जताएंगी तो मैं अपनी हर्षद भूलता सीधा तुम्हारे भाई के सीने पर वार करते इस दुनिया से ही फारिग कर दूंगा। अरहाम ने हदीबिया के गालों पर वैसे ही उंगलियां फेरते कहा, जबकि अरहाम की बात पर हदीबिया अपनी पूरी आंखें खोलती इसे देखे जा रही थी, जैसे इसके इतने सालिम होने का यकीन कर रही हो। आपके इज़हार भाई से कोई दुश्मनी है क्या? हदीबिया ने अपनी आंखों में पानी लिए इतनी मासूमियत से कहा। मेरी हर इस इंसान से दुश्मनी है जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा। अरहाम ने सुर्ख आंखों से हदीबिया को देखते इसके बालों में अपना मुंह छुपाया। अरहाम, किसी ने कुछ नहीं किया, सब आपने किया। हदीबिया ने हिम्मत जमा करते अरहाम को एहसास करवाना चाहा। हदीबिया, अरहाम ने सख्त लहजे में हदीबिया के बालों से मुंह निकालते कहा, मैं जानता हूँ तुम हमेशा दूसरों का साथ देते मेरे मुखालिफ ही खड़ी रहोगी। अरहाम ने अपना गुस्सा हदीबिया की नर्म और नाजुक गर्दन पर निकाला। अरहाम प्लीज़। हदीबिया ने अरहाम की अचानक शिद्दत पसंदी पर बौखलाते हुए इसे अपने हाथों से पीछे करने की नाकाम कोशिश की। हदीबिया जैसी नाजुक जान कहाँ अरहाम जैसे बॉडी बिल्डर को हिला सकती थी। खैर, फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरहाम ने अपनी शिद्दत पसंदी से सुर कोई हदीबिया की गर्दन पर नरमी से अपनी उंगली ट्रेस की, जबकि हदीबिया मसलसल अरहाम के हिसार में लरस रही थी, कभी इसके गुस्से से तो कभी इसकी शिद्दत पसंदी से हती। अरहाम का एक बाजू इसकी कमर के गिर्द ही था, इसीलिए वह अभी तक खड़ी थी, नहीं तो अब तक ज़मीन बोझ हो चुकी होती। अरहाम प्लीज़, अब आप जाएं। हदीबिया ने अरहाम को मदहोशी से अपने गर्दन पर मुसलसल अपना लमस छोड़ते घबराते हुए कहा, मेरी शर्त तो पूरी कर दो। अरहाम ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखते कहा, इस वक्त? हदीबिया ने हैरानगी से पूछा, मेरी शर्त तो इसी वक्त पूरी हो सकती है। अरहाम ने हदीबिया को अपने बाजू में उठाते बेड की तरफ आते कहा, अरहाम क्या शर्त है? हदीबिया ने घबराते हुए अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते कहा, बस मैं सुकून से सोना चाहता हूँ आज की रात। अरहाम ने बेड पर ही हदीबिया के बिल्कुल साथ बैठते कहा, तो जाकर सो जाए, मैंने कब मना किया? हदीबिया ने मासूमियत से कहा, ओके जो हुक्म। अरहाम ने हदीबिया को एक सेकंड में बेड पर लेटाकर खुद भी इसके बराबर लेट गया। ये क्या कर रहे? इससे पहले हदीबिया कुछ और बोलते अरहाम ने अपनी उंगली हदीबिया के होंठों पर रखे, इसे खामोश रहने का इशारा किया। हदीबिया, बस सुकून से सोना चाहता हूँ, इसलिए मेरी जान तुम बड़ी सुकून से सो जाओ और कुछ नहीं करूँगा, बेफिक्र रहो। अरहाम ने हदीबिया के गर्दन में मुँह छुपाते एक बाजू और टांग इस पर रखते आंखें मूंदे कहा, जबकि अरहाम के इस तरह से लिपटने पर हदीबिया को अपना सांस रुकना महसूस हुआ। अरहाम कुछ मिनट तक जब अरहाम ज़रा भी ना हिला तो हदीबिया ने सुख चेहरे से अरहाम को पुकारा। अरहाम ने भारी आवाज़ में कहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। अच्छा पक्का? अरहाम ने अपना सर उठाकर कहा, जी। हदीबिया ने झुकी नसों से कहा। इससे पहले हदीबिया और कुछ कहती अरहाम ने इसके होंठों पर झुकता शिद्दत से अपनी सांस इसमें नहील करने लगा। अरहाम की इस हरकत पर हदीबिया को खुद पर गुस्सा आया, जो चुपचाप लेटे शैतान को खुद जगा गई थी। अरहाम अपनी प्यास बुझाता अपनी मर्जी से हदीबिया से दूर हुआ तो हदीबिया गहरे सांस लेते गुस्से से अरहाम को देखने लगी। अब ऐसे तो ना देखो जान, खुद ही बोला सांस नहीं आ रही। अरहाम ने गहरी गर्म सांस हदीबिया के मुंह पर छोड़ते शरारती अंदाज से देखते कहा, कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। अगर दोबारा सांस रुके तो बता देना, आप मेरे होते मेरी जान की सांसें रुकने तो नहीं दे सकता ना। अरहाम ने दोबारा हदीबिया की गर्दन में मुंह देते आंखें मूंदे कहा, जबकि इस बार हदीबिया ने खुद ही अपनी सांसें रोकनी थी। अरहाम बड़े सुकून से आंखें मूंदे, जबकि हदीबिया अनकंफर्टेबल होती बार बार हिल रही थी। सुनो, ऐसे बार बार हिल कर क्यों मेरे चश्मों को भड़का रही हो? वो करवाना चाहती हो जो इस पर मैं बड़ी मुश्किल से काबू पाए हुए हूँ। अरहाम ने हदीबिया के बाबा हिलने पर गुस्से से कहा। अरहाम की बात सुनते हदीबिया ने अपनी सांसें रोक के अपनी आंखें भी मूंद ली कि कहीं सच में अरहाम अपने कहे के मुताबिक कुछ कर ही ना जाए। 10 मिनट बाद हदीबिया को एहसास हुआ कि अरहाम गहरी नींद सो चुका है। इसने खुद को अरहाम के एहसास से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हदीबिया जब अपनी कोशिश करके भी नाकाम रही तो इसने भी अरहाम के खूबसूरत चेहरे को देखते अपनी आंखें मूंद दी और कुछ मिनट्स बाद वो भी नींद की पुरसकून वादियों में उतर गई। रिसे भरपूर अंगड़ाई लेते बेड पर बैठी जब इसकी सामने नजर पड़ी तो इसके मुंह से एकदम चीख निकली।
सरदान सामने सोफे पर बैठा अपने हाथ की मुट्ठी बनाई इस पर अपनी ठोड़ी टिकाए सोफे पर बाजू रखे सुर्ख आंखों से इसे देखने में मगन था। अरीजे की चीख पर भी इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था, जबकि अरीजे ने अब अपनी आंखों को अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाते मसला और फिर सोफे की तरफ देखा। लेकिन सरदान को अभी भी वहां देखकर अरीजे को एहसास हुआ ये कोई ख्वाब नहीं है। इसीलिए वो सराहने पड़ा अपना दुपट्टा उठाते एक झटके में बेड से खड़ी हुई। वो तो दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि रात इसे फिर से फीवर सा महसूस हो रहा था, तो वो कपड़े बदले बिना ही सो गई। नहीं तो वो अक्सर रात को सोते में नाइटी यूज़ करती थी, और अगर अब वो इस वक्त नाइटी में होती तो ये सोचते ही अरीसे के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। अरीसे ने बेड के पास खड़े होते सिद्धांत शाह को घूर कर देखा, क्योंकि सिद्धांत ऐसा कुछ भी कर सकता है ये वो सोच भी नहीं सकती थी। आप मेरे कमरे में कब और क्यों आए हैं? अरीसे को सरदान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो कमर पर हाथ रखे सोफे से थोड़ा फासले पर खड़ी हुई गुस्से से बोली, जबकि सरदान शाह अरीसे की इतनी हिम्मत पर आईब्रो रेस किए दाद देने वाले अंदाज में देखने लगा। सरदान शाह के इस तरह देखने पर अरीसे ने घबरा कर इधर उधर देखा। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? इस बार अरीसे ने अटकते हुए घबरा कर पूछा। कुछ मिनट पहले की सारी बहादुरी सरदान शाह की एक नज़र से ही हवा हो गई थी। ये देखने के मेरी आंखों की नींद बर्बाद करने के बाद तुम कैसे सुकून से सो सकती हो? सरदान शाह ने सोफे से खड़े होते अपनी सुर्ख आंखों से अरीसे को घूरते इसकी तरफ कदम बढ़ाते कहा, जबकि अरीसे सरदान की इंतहाई सुर्ख आंखों से ही अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो रात एक पल भी नहीं सोया। देखिए, आप अभी मेरे कमरे से जाएं। सरदान कमरे तरफ बढ़ते देख अरीसे भी पीछे कदम लेने लगे। तुम इतने सुकून से कैसे सो सकती हो अरीसे? सरदान ने एक ही जस्ट में अरीसे के पास पहुंचते इसे बाजू से थामे चिल्ला कर कहा। जरदान, अरीसे ने सरदान से अपने बाजू छुड़वाते रोते हुए कहा। इसे इस वक्त सरदान से अजीब सा डर लग रहा था। नफासत पसंद सा सरदान इस वक्त बिखरी सी हालत में था, लेकिन इसकी बिखरी हालत में भी वो भरपूर वजाहत का माहिर लग रहा था। अरीसे ने सरदान की तरफ खामोशी से देखा, तो जाने क्यों एक अरसे बाद इसके दिल को कुछ हुआ। जो भी था, सरदान इसे सलमान शाह और आमना शाह की वजह से बहुत अजीज था। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि सरदान की ऐसी हालत होती। अरीसे और सरदान खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। अरीसे सरदान की हालत को देखती दुखी थी, तो सरदान दीवानों की तरह अरीसे के एक एक नक्श को अपनी आंखों में बसा रहा था। कुछ मिनट्स बाद अरीसे को ही होश आया, तो इसने अपनी बाजू सरदान से छुड़वाई, जिस पर सरदान की गिरफ्त बहुत हल्की हो गई थी। अरीसे को इतने मगन अंदाज में देखते अरीसे के दूर होते ही सरदान होश में आया। अरीसे के दूर होने पर इसने इसे घूर कर देखा, जैसे इसे अरीसे का ये अमल बहुत नागवार गुजरा हो, लेकिन वह बर्दाश्त कर गया। सरदान, प्लीज़ आप जाएं। कोई भी आपको यहाँ देखेगा तो क्या सोचेगा? अरीसे ने सरदान से फासले पर होते आहिस्ता आवाज़ में कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे। सरदान ने वापस सोफे पर बैठते अरीसे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते कहा, मुझे पता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके नज़दीक मेरी इज्जत की ज़रा सी भी अहमियत होती तो आप मेरे कमरे में रात के अंधेरे में कभी कदम ना रखते। अरीसे ने रोते हुए दुखी लहजे से कहा। सरदान की इस हरकत ने अरीसे को अंदर तक डरा दिया था। वो अपने आप को अपने ही घर में गैर महफूज समझ रही थी। अरीसे, ऐसा कुछ नहीं है। सरदान ने जल्दी से अरीसे की तरफ बढ़ते कहा। सरदान, प्लीज़ आगे ना आइएगा। अरीसे ने पैनिक होते चिल्लाकर कहा। ओके ओके, मैं नहीं आ रहा पास। सरदान अरीसे की हालत देखते परेशानी से बोला, आप अभी के अभी यहाँ से जाएं। अरीसे ने रोते हुए ही चिल्लाकर कहा। अरीसे, सरदान ने चिल्लाकर कहा, तुम आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रही? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। ये सोचकर ही मेरी सांसें रुक जाती कि तुम किसी और की हो जाओगी। सरदार ने अपनी मुट्ठियां बीचे गुस्से से क्रिस्टे की टेबल को पाँव मारते कहा। अरीसे सरदार को देखते कांप रही थी। पिछले कुछ अरसे से इसका सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सरदार को गुस्से में देखते ही इसका दिल लरसने लगता था।
अरीसे, तुम सिर्फ मेरी हो, ये याद रखना। तुम या ये सारी दुनिया भी मिलकर जोर लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। जरदान शाह ने अरीसे के पास जाते इसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भरते इतने जुनूनी अंदाज में कहा कि अरीसे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जरदान प्लीज़ छोड़े मुझे। अरीसे ने खुद को जरदान की मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते चिल्ला कर कहा। अरीसे के चिल्लाने पर जरदान भी होश में आते जल्दी से अरीसे से दूर हुआ। वो कभी भी इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन अरीसे से मोहब्बत ने इसे बहुत कमज़ोर बना दिया था और इसी चीज़ का उसे खुद पर बहुत गुस्सा था। इससे पहले कि जरदान अरीसे से कोई और बात करता, दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे को देखते एक की नज़र में परेशानी थी तो एक की नज़र में गुस्सा था। आप जाएं प्लीज़ यहाँ से, अरीसे ने जरदान के पास जाते इसकी बाजू पर हाथ रखते कहा। जरदान एक भी कदम ना उठा पाया। वो बस अरीसे के नरम हाथ को अपने बाजू में महसूस करते अपने अंदर सुकून उतरता महसूस कर रहा था। आप जाएं भी, अरीसे ने जरदान को अपनी जगह से 1 इंच भी हिलते न देखकर गुस्से से दोबारा कहा। कैसे जाऊं? जरदान ने मुसीमियत से अरीसे के हाथ को देखते कहा। क्या मतलब कैसे जाएं? जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। अरीसे ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी नाजुक जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं दरवाजे से आया था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो मैं दरवाजे से अभी चला जाता। जरदान ने नाजुक से अरीसे को इतना गुस्सा करते देख इसके गाल को हल्के से छू कर कहा। हाँ तो जाए ना, कब से यही बोल रही। अरीसे जरदान की बात को समझे बिना जरदान के छूने पर 2 कदम पीछे लेती गुस्से से बोली। ओके। जरदान मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि जरदान दरवाजे का लॉक खोलता, अरीसे होश में आती फौरन जरदान तक पहुंची, इसे बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींच गई। अरे अरे, आप जाने भी दो, या तुम्हारी भी नीयत ख़राब हो गई है मेरी तरह। जरदान ने अरीसे के हाथ को अपने बाजू से हटाते जरदान ने अरीसे के हाथ को अपने बाजू से हटाते अपने हाथ में पकड़े कहा। आप प्लीज़ चुप करें और सोचे अब क्या करना है। अरीसे ने गुस्से से जरदान के हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा, जिस हाथ में वो इसका हाथ लिए सुकून से खड़ा था, जैसे वो इस सब सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहा हो। अरीसे रिलैक्स, मैं टेरेस से आया था तो। जरदान ने इसके हाथ को प्यार से सहलाते कहा। तो वहीं से जा रहा। दोबारा दस्तक होने की आवाज़ पर जरदान कुछ भी और बोले बिना चुपचाप टेरेस की तरफ बढ़ता चंद सेकंड में गायब हो गया। इन सब के कमरों के टेरेस आपस में मिलते थे, इसलिए वो किसी भी और कमरे में आसानी से निकल सकता था। अरीसे टेरेस की तरफ गई और खाली टेरेस को देखते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जरदान वहाँ से प्रीशा के कमरे के टेरेस से अंदर आया तो इसका कमरा खाली था, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। जरदान अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने ही लगा जब अरहम ट्रैक सूट में मलबूस अपने कमरे से निकला। ओ हीरो किधर? अरहम जरदान के खड़े होने से समझ न सका कि वो कमरे से निकल रहा था या कमरे में जा रहा था। तुम किधर? वॉक पर जा रहा, आओ इकट्ठे चलते हैं। अरहम ने जरदान को गौर से देखते ऑफर की। नहीं यार तुम जाओ, मैं तो सुकून से कुछ घंटे सोना चाहता। जरदान ने अपने ब्लैक घने बालों में एक स्टाइल से हाथ फेरते कहा। खैर है, सुबह सुबह इतने फ्रेश हो। अरहम ने शक्की नज़रों से जरदान को देखा, जिसका लहजा इसके हुलिये के बरक्स काफ़ी फ्रेश था। आज बहुत अरसे बाद। क्या अच्छा नहीं लग रहा? जरदान ने गुस्से से कहा। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अरे क्यों नहीं अच्छे लगोगे? मेरी तो दुआ है मेरा यार ऐसे ही पुरस्कून रहे। अरहम ने सद के दिल से दुआ दी। ये सच था अरीसे के कमरे से निकलने से पहले के चंद मिनट्स जिसमें अरीसे ने इसे 2 बार छुआ था। अरीसे के छूने ने इसके अंदर तक एक सुकून भर दिया था और आज बहुत दिनों बाद वो रिलैक्सा हुआ था, जैसे इसे कोई सुकून आवरण जखने लगा हो। ओके जी, जाओ रेस्ट करो, मैं तो चला। अरहम ने जरदान को अपने बाजू को गौर से देखते कहा। मामा मेरा आज इतना ज़रूरी टेस्ट है, मैं लेट हो गई तो टीचर टेस्ट में बैठने नहीं देती। बड़ा एटीट्यूड दिखाती फिर। वरीशा रेड और ब्लैक कलर के इम्तिजाज वाले स्टाइलिश कुर्ता शलवार, जिस पर बारीक हम रंग दुपट्टा लिए, आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगाए, अपने लाइट ब्राउन बालों की चुटिया बनाए,
यूनिवर्सिटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता न करने पर अपनी माँ गुलनूर से डांट खाते, बुरे बुरे मुंह बनाती, दूध का गिलास पीते परेशानी से बोली। जब अमीना ने इसे रफ़ीक पापा के छुट्टी पर होने का बताया, मम्मा बाबा को बोले मुझे छोड़ कर आए। अब्रीशा ने दूध का गिलास ख़त्म करते गुलनूर से कहा। जब हिसार सबको सलाम करता डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, वह इस वक्त वाक से वापस आ रहा था। हजार के आते ही अमीना ने फ्रेश एप्पल जूस का जग इसके आगे रखा। हजार बेटे, अच्छा हुआ तुम आगे, रफ़ीक बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम अब्रीशा को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। मामा बाबा को बोले ना छोड़ आए। अब्रीशा ने माँ के पास खड़े होते आहिस्ता आवाज़ में कहा कि कहीं वो चिल्लात ना सुन ले। क्यों? तुम्हारे बाबा लोगों की आज अहम मीटिंग है, वो इसी के लिए तैयार हो रहे। फिर आज शाम को माइयों की वजह से इन सब ने जल्दी आना, तो तुम हिसार के साथ ही जाओ, गुलनूर ने नरम आवाज़ से अब्रीशा से कहा। हिसार ने जूस का गिलास पीते सुर्ख नज़रों से अब्रीशा की तैयारी को नागवारी से देखा। चलें, हिसार ने जूस का गिलास टेबल पर रखते कहा। अब्रीशा ना चाहते हुए भी इसके पीछे चल पड़ी। अलियास, मेरी वाली गाड़ी की चाबी लाओ, हिसार ने गाड़ी साफ करते मुलाजिम से कहा। वो जी साहब जी कहता गैराज के साथ बने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ सब गाड़ियों की चाबियाँ मौजूद रहती थीं। हसन ने मुड़कर देखा तो अब्रीशा अपना बैग थामे सर पर दुपट्टा ठीक करती आ रही थी। ये तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो या किसी शादी पर? हसन ने अब्रीशा के पास आकर खड़े हो तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब? अब्रीशा ने अपनी ब्राउन हिरनी जैसी आंखों को खोले हसन को हैरानगी से देखते कहा। मतलब इतनी तैयारी की क्या ज़रूरत है? हसन ने अपने बालों में हाथ फेरते गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लेते कहा। अब ऐसी भी कोई ख़ास तैयारी नहीं की। अब्रीशा ने खुद पर नज़र डालते कंधे अचकाते कहा। चादर कहाँ है तुम्हारी? हसन ने लियास की चाबी पकड़ा कर जाने के बाद आगे बढ़ने से पहले पूछा। अब मैं इस पर चादर लेकर जाऊंगी? अब्रीशा ने सदमे से हजार को देखते कहा। क्यों, इस पर चादर लेते क्या होता है? हसन ने गाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते मुड़कर गुस्से से देखते कहा। देखें हज़ार भाई, मैं पहले भी दुपट्टा लेकर ही यूनिवर्सिटी जाती, तो आज कुछ नया नहीं। हाँ, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं जाना चाहते तो बहाने बनाए, बहाने ना बनाए, मैं बाबा के साथ चली जाऊंगी। अब्रीशा ये कहती वापस मुड़ी। कहाँ जा रही हो अब्रीशा बच्चे? हज़ार वापस मुड़ती अब्रीशा की कलाई गुस्से से पकड़ नहीं वाला था जब अपने पीछे इसे अरहम की आवाज़ आई, जो अभी वॉक करके आया था। भाई बस यूनिवर्सिटी जा रही थी, इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट था, लेकिन हज़ार भाई लेकर नहीं जा रहे, मुझसे नहीं कि पहले चादर लेकर आओ। मुझसे नहीं संभाली जाती इतनी बड़ी बड़ी चादरें। अब्रीशा ने आंखों में पानी लिए हज़ार की शिकायत लगाना ज़रूरी समझा, क्योंकि पहली बार तो मौका मिला था इसे हज़ार से बदला लेने का, जो हर वक्त इस पर फजूल में गुस्सा होता रहता था। क्यों भाई, किसी खुशी में तुम मेरी बहन पर पाबंदियाँ लगा रहे हो? और हमने नागवारी से हज़ार को देखा। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, जब घर की सब होते जाते मैं बाहर जाती तो ये क्यों नहीं जा सकते? हज़ार ने गुस्से से अरहम को देखते कहा। ये इसकी मर्जी है, वैसे भी इसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा हुआ। दूसरा, वो जैसे भी जाए, आइंदा से गलती से भी मेरी बहन पर रोक डालने की ज़रूरत नहीं समझे। और हमने उंगली उठाकर वान करते कहा। जी यू आर राइट, मुझे इस पर रोक टोक करने का कोई हक नहीं। और हज़ार अपनी आंखों में सुर्खी लिए आराम से कहता गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गया। चलो बच्चे, और आइंदा से कहीं भी जाने के लिए ऐसे लोगों की खिदमत लेने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। और हमने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा था कि हज़ार जाते जाते सुन ले। जी भाई, मैं तो मामा को बोला, बाबा को बोले, लेकिन वो मीटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। अब्रीशा ने मासूमियत से कहा। चलो बैठो। और हमने अपनी बहन के लिए फ्रंट डोर खोलते इसे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी स्टार्ट करते गेट से बाहर ले गया। हज़ार तुम गए नहीं अब्रीशा को कुछ छोड़ने? फिरोज़ा ने किचन से निकलते ज़ाद से पूछा, जो गुस्से से भरा अपने कमरे की तरफ जा रहा था। नहीं, वो बाहर अरहम था, वो छोड़ने गया है। हज़ार ने अपने लहजे को कंट्रोल करते नॉर्मल बनाते जवाब दिया। ठीक है, चलो तुम रेडी हो जाओ ज़रा जल्दी से, तुम्हारे बाबा लोग भी बस आने वाले हैं। जी अच्छा। हज़ार खामोशी से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था इसका। हज़ार डार्क ब्लू पैंट और इस पर स्काई ब्लू शर्ट पहने, जिस पर शर्ट के रंग की स्टाइलिश सी टाई भी लगा रखी थी।
बालों को अच्छे से सेट किए वो खुशबुओं में बसा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ इस वक्त सब ख़वातीन ही मौजूद थे। मर्द हज़रात नाश्ता करते अपने अपने कामों पर निकल गए थे, क्योंकि आज वक्त पर घर पहुंचना था। शान से भाभी ज़रा जल्दी जल्दी नाश्ता लाएं, बहुत लेट हो गया आज तो। हज़ार ने अपने कोट को बाजू से उठाते अपनी चेयर पर लटकाया और कुर्सी पर बैठ गया। हज़ार ने अभी नाश्ता शुरू ही किया था जब अरहाम भी खुशबू में बसा वाइट पैंट, जिस पर इसने डार्क ब्लू शर्ट पहन रखी थी, बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। आमना बेगम ने दिल ही दिल में अपने घर के सपूतों की बलाएं ली। अरहाम, तुम क्या लोगे रास्ते में? शान से भाभी ने अरहाम के चेयर पर बैठते ही अपनी चेयर से उठते हुए कहा, क्योंकि वो 2 साल बाद इनके दरमियान था। इसलिए शान से भाभी ने इससे पूछना ज़रूरी समझा। भाभी, आप बैठ कर नाश्ता करें, हदीबिया जाओ तुम मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। अरहाम ने जानबूझकर हज़ार के बैठे हदीबिया को नाश्ते का बोला। वो क्यों बनाए तुम्हारा नाश्ता? इससे पहले कि हदीबिया जो हज़ार के साथ वाली चेयर पर ही बैठी थी वो उठती, हज़ार ने इसका बाजू पकड़े इसे रोकते गुस्से से अरहाम को देखते कहा, क्योंकि आखिर शोहर के सब काम बीवी को ही करने होते। अरहाम ने बेबाकी से हज़ार की तरफ देखते कहा, फ़िलहाल तुम अपने काम मुलाजमीन से ही करवा सकते, क्योंकि अभी मेरी बहन तुम्हारी बीवी नहीं, सिर्फ मनकुआ है। हज़ार ने गुस्से से लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहा, मनकुआ से बीवी बनने में कितना टाइम लगता साले साहब। अरहाम ने हज़ार की तरफ देखते तंजिया मुस्कुराते कहा, अरहाम, ये तुम किस तरह बात कर रहे? गुलनूर को बेटे की बातें बहुत नागवार गुजर रही थी, इसलिए वो फ़ौरन इसे टोक गई। मामा मैं तुम बोलो क्या खाओगे? मैं अपने बेटे के लिए आज खुद नाश्ता बनाऊंगी। गुलनूर ने मामले को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन उठते कहा, लेकिन मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी कल। अरहम ने फ़ौरन अपनी चेयर से उठते कहा, अरे बेटा, बिल्कुल हल्का सा बुखार था जिसे उतरे हुए भी 2 दिन गुजर चुके हैं। गुलनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी मम्मा, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो प्लीज़ मेरे लिए भी एक कीमे वाला पराठा बना दीजिएगा। अज़ान ने भी अरहम को जलाने के लिए अपने आधे किए नाश्ते की प्लेट दूर कर दी। वो पराठे वगैरह बहुत कम खाता था, लेकिन जिस दिन भी इसका मूड होता वो मुलाजमीन की बजाय घर की ख़वातीन से ही बनवाता था। क्यों अब मेरी मम्मा क्यों तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया? अरहम ने छोटे बच्चों की तरह जलते हुए एहसास से कहा, क्योंकि वो मेरी भी बड़ी मम्मा है। अज़ान ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह जवाब दिया। गुलनूर अपने सर को नफ़ी में हिलाती दोनों के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई थी, जबकि वहाँ मौजूद बाकी ख़वातीन दोनों की बस शक्लें देख रही थी, जिनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों इस मुल्क के नामवर बिजनेसमैन थे। आज तो बना दिया मम्मा, आगे से नहीं बनाएंगी आप इसके लिए कुछ भी। अरहम ने नूर को इन दोनों के सामने पराठे रखते कहा, क्यों? वजह जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ही वो मेरा बेटा है। गुलनूर ने अज़ार के सर पर हाथ फेरते प्यार से कहा, पता है मुझे, मेरे अलावा आपको सभी बहुत अजीज हैं। और हमने गुस्से से अपना कोट बाजू पर डाले बिना नाश्ते के ही ड्राइंग रूम से निकल गया, जबकि पीछे से सब ख़वातीन बाजी से आवाज़ें देती ही रह गई। इस लड़के का दिमाग तो 2 साल बाद और भी गर्म हो गया है। गुलनूर ने अपने सपूत के कारनामे पर ज़रा गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, 2 साल बाद आया है, माँ से लाड डटवाना चाहता होगा। आमना बेगम ने मुस्कुराते हुए गुलनूर को समझाया, क्योंकि आज भी इनकी देवरानी छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती थी। हाँ भाभी, आप टेंशन ना ले, शाम को आएगा तो सब भूल चुका होगा। और हज़ार, तुम भी ज़रा तमीज़ से रहा करो, बड़ा है वो तुमसे। फ़िरोज़ा ने अपने बेटे को डांटते कहा, क्योंकि हज़ार जानबूझकर अरहम को चिढ़ा रहा था। अब मैंने क्या किया मम्मा? वो कुछ माँ ही बड़ा मुझसे, लेकिन रोब ऐसे डालता मुझ पर जैसे 10 साल बड़ा हो। मैं तो कुछ कहा भी नहीं। हज़ार ने मासूमियत से गुलनूर को देखकर कहा, हाँ फ़िरोज़ा, इसमें हज़ार का क्या कसूर? आने दो ज़रा इसे, तो मैं सेट करूँगी। गुलनूर ने फ़ौरन हज़ार की साइड लेते कहा, ओके, खुदा हाफिज़ ब्यूटीफुल लेडीज़। हज़ार अपना पराठा ख़त्म करता चेयर से अपना कोट उठाते मुस्कुराते हुए सबको बोलता बाहर निकला, जरदान देख, वहाँ बात आराम से करना, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। अरहम और जरदान इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे। ये एम्पायर इन दोनों ने पिछले 2 सालों में दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था। वो दोनों घर तो आ गए थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी शाह इंडस्ट्रीज़ में वापस आने का इरादा नहीं था। देख यार, तू जानता है मेरी और इसकी आज तक नहीं बनी, और आज तू चाहता है मैं इससे भीख मांगने जाऊं। जरदान ने गुस्से से कहा, क्यों भीख कैसे?
तुम कोई बात मत करना, मैं ही करूँगा बात, तुम बस खामोश रहना। राम ने एक बार भी समझाते कहा। देख राम, ये सिर्फ वक्त का ज़िया है, तुम मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता। सरदार ने गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के कहा। सरदार, तुमने मुझे बोला था तुम मेरा साथ दोगे। राम ने टेबल पर बैठते सरदार के कंधे पर हाथ रखते सुकून से कहा, ओके, कब तक जाना। सरदार ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते कहा, बस कुछ देर तक निकलते, मैं बस 10 मिनट मीटिंग रूम से होकर आया, तू भी चलेगा साथ। नहीं, तुम जाओ, सरदार ने चेयर के साथ सिर टिकाते आंखें बंद करते कहा। जबकि राम अपना मोबाइल उठाते बाहर निकल गया। अरीज़े शाह, जितना तड़पा रही मुझे, सूद समेत सब वापस दूंगा, तुम्हें ये वादा है मेरा तुमसे। सरदार ने आंखें मूंदे अरीज़े को मुखातिब करते कहा। ये वो सरदार शाह था जो अपनी अक्कड़ और आना के लिए मशहूर था। आज अरीज़े के लिए ऐसे लोगों के हाथे हाथ मिलाने जा रहा था जिन्हें इसने हर मौके पर सिर्फ हराया ही था। सरदार और राम 3 बजे रेस्टोरेंट में बैठे असफर का इंतज़ार कर रहे थे, जब कुछ मिनट बाद ही असफर अहमद अपनी बजीहा पर्सनैलिटी के साथ वहाँ मौजूद था। अरे खैरियत, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? असफर राम के गले मिलते कहा, जबकि सरदार ने इससे सलाम दुआ का तकल्लुफ़ भी ना किया। कैसे हो सरदार? आखिर असफर ने ही सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे अभी भी सरदार शाह ने थामने की जहमत ना की थी। बैठो असफर। अरहम ने सरदार की तरफ देखते असफर को बैठने को बोला। देखो असफर, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत अहम बात के लिए बुलाया है। अरहम ने वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद बात का आगाज़ करते कहा। बोलो अरहम। असफर ने अरहम की जानिब मुतवज्जा होते कहा, जबकि सरदार शाह इस वक्त अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। असफर, तुम्हारी और अरीज़े की शादी होने वाली है, अरहम ने अल्फाज को तरतीब देते कहा। हाँ तो? असफर ने सरदार को गौर से देखते अरहम को जवाब दिया। हम ये चाहते तुम इस शादी से इनकार कर दो। अरहम ने सुकून से कहा। क्या? असफर अहमद ने अपनी कुर्सी से खड़े होते ऊंची आवाज़ से कहा। इसके इस तरह चिल्लाने पर रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। असफर यार, आराम से बात सुन। अरहम ने इसे कुर्सी पर बिठाते कहा, जबकि ज़रदान इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। अरहम, देखो, तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तुम्हें जो बात करनी साफ साफ करो। असफर अहमद ने सरदार को देखते आराम से कहा, जबकि इस सब के दौरान वेटर काफ़ी रख गया था। असफर, क्या तुम जानते हो अरीज़े की पहले मंगनी हो चुकी है? राम ने असफर से जानना चाहा कि वो किस हद तक जानता कुछ भी। हाँ, मुझे अंकल सलमान ने सब बता दिया था मंगनी होने से पहले ही। असफर अहमद ने सरदार को देखते इन दोनों के सरों पर धमाका किया। तो क्या तुम जानते हो इसकी मंगनी किससे हुई थी? राम ने दोबारा से असफर से पूछा। ज़ाहिरी बात है, ये भी अंकल ने बताया है मुझे, लेकिन मेरे नज़दीक ये सब कुछ अरीज़े का मासिया है, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असफर ने अरहम को देखते बात ख़त्म करते कहा। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। सरदार शाह ने ब्लैक कॉफ़ी का सिप लेते कप टेबल पर रखते कहा। मतलब? असफर ने सरदार को नासमझी से देखते कहा। अरीज़े सिर्फ मेरी है। सरदार ने टेबल पर अपने दोनों बाजू रखते असफर की तरफ देखते सुर्ख आंखों से बोला। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी होने वाली बीवी के बारे में बोल रहे हो? असफर ने इस बार गुस्से से सरदार को देखते कहा। होने वाली? सरदार शाह के होते तो ये नामुमकिन है असफर अहमद। सरदार ने असफर अहमद को घूरते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। अरहम ने फ़ौरन सरदार के कंधे पर हाथ रखे इसे कंट्रोल करने का इशारा किया, जबकि सरदार ने गुस्से से अरहम को देखा। देखो असफर, तुम्हें इस शादी से पीछे हटना पड़ेगा। अरहम ने भी इस बार ज़रा सख्त लहजे में असफर अहमद से कहा। अगर मैं ना हटूँ तो? असफर अहमद ने पुरसकून लहजे में कॉफ़ी के सिप लेते चेयर से टेक लगाए कहा। तो हटा दिए जाओगे? सरदार ने सिगरेट जलाते हुए कहा। यानी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? असफर ने वैसे ही कॉफ़ी के सिप लेते सरदार के तड़पने को देखते कहा। जो भी समझना चाहो समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अरीज़े सिर्फ सरदार शाह की होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सरदार शाह अपने इन हाथों से इसकी जान लेगा, लेकिन इसे किसी और की होने नहीं देगा। सरदार शाह ने असफर अहमद की आंखों में आंखें डाले इस जुनूनी अंदाज से कहा कि कुछ पल के लिए असफर अहमद भी परेशान हुआ। सरदार शाह, अगर मैं इनकार कर भी दूँ फिर भी तुम्हारे घर वाले इसकी शादी तुमसे नहीं करेंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरहम ने जल्दी से असफर को बोला।
क्यों मेरा मसला नहीं, मैं अरीसे को कितना चाह। इससे पहले कि असफर अपना जुमला मुकम्मल करता सत्तान शाह ने असफर का गिरबान पकड़े इसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। ना असफर अहमद, ना गलती से भी मेरी अरीसे के बारे में ऐसा कुछ ना बोलना कि मैं तुम्हें अगला सांस लेने की भी मोहलत ना दूँ। सत्तान शाह ने चिल्लाते हुए कहा। सत्तान शाह के चिल्लाने पर सब इर्द गिर्द से इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। एहसास जो अभी अभी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था सत्तान, अरहाम और असफर को इस हालत में देखता फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ा, जबकि वो फ़ौरन पार्टी जिसे वो लंच के लिए लाया था हैरानगी से इसे देखने लगी, जो इन्हें छोड़कर सामने टेबल पर पहुंच गया था। क्या हुआ सत्तान भाई? एहसान ने आते ही सत्तान के कंधे पर हाथ रखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सत्तान ने असफर को इग्नोर करते एहसान से कहा। भाई आप बताएं क्या हुआ है? एहसान ने अब फिर अपना सवाल दोहराया। अरे तुम्हारा भाई मुझे धमकियाँ दे रहा कि मैं अरीसे से शादी से इनकार कर दूँ। भाई? एहसान ने हैरानगी से सत्तान को देखा। सुनो, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, हम देख लेंगे ये मामला। अरहाम ने एहसान को गुस्से से कहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। एहसान ने भी घूरते हुए अरहाम को इसी तर्ज में जवाब दिया। प्लीज़ कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। सत्तान ने दोनों के कुछ भी बोलने से पहले दोनों को घूर कर कहा, और असफर ये पहली और आखिरी बार समझा रहा, इस शादी से इनकार कर दो वरना बहुत पछताओगे। सत्तान ने उंगली से वार्न करते कहा। सत्तान शाह, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बल्कि कुछ घंटों बाद तुम्हारे घर पर मुलाकात होती है। आखिर आज हमारा माइयों है। असफर ने मुस्कुराते हुए सत्तान को आग लगाई। यूँ? सत्तान ने असफर का गला पकड़े चिल्लाकर कहा। अरहम और एहसान फ़ौरन सत्तान से असफर का गला छुड़ाने लगे। रेस्टोरेंट में इर्द गिर्द के लोग अपनी अपनी सीटों पर डर कर खड़े हो गए। सत्तान शाह, ये जो तुम में इतनी अक्कड़ है, आज रात ये सब खत्म होगी जब अरीसे शाह को मेरे नाम की हल्दी लगेगी। असफर की गर्दन जब एहसान और अरहाम ने सत्तान से छुड़ाई तो वो थोड़ा दूर होते चिल्लाकर बोला। असफर अहमद, ये तुम्हारी भूल है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। अरीसे के इस हिस्से को जलाकर राख कर दूंगा जहां तुम्हारे नाम की जरा से भी हल्दी ने छुआ इसे। सत्तान शाह ने अरहाम और एहसान से अपने आप को छुड़ाते असफर अहमद के मुंह पर मुक्का मारते चिल्लाकर कहा। इससे पहले कि असफर भी इस पर मुक्का जड़ता, अरहाम और एहसान इसके सामने आ गए। सत्तान चलो, अरहाम ने सत्तान को खींचते कहा। सत्तान जाने से पहले टेबल पर पड़े शीशे को पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारता किरची किरची कर गया। शीशा टूटने की आवाज़ पर इर्द गिर्द के कई लोगों की चीखें बुलंद हुई। अरहाम सत्तान को खींचते बाहर ले जाते एहसान को इशारा कर गया कि रेस्टोरेंट का नुकसान पूरा कर रहा है। अरहाम, अगर आज असफर अहमद ने अरीसे शाह की एक झलक भी देखी या इसकी हल्दी ने इसे छुआ तो मैं इस सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। सत्तान पार्किंग में आते ही अपनी गाड़ी के बोनट पर मुक्के बरसाते चिल्लाकर कहने लगा। सत्तान, अभी तुम घर चलो प्लीज़। अरहाम ने इसे खींच कर गाड़ी में बिठाया, जो बेदर्दी से अपना हाथ बुरी तरह जख्मी कर चुका था। अरहाम अपने दिमाग में सोचने लगा कि किस तरह वो आज के फंक्शन में सब कुछ ठीक रख सकता, क्योंकि अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो गया जो सत्तान की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो सच में पता नहीं क्या कर जाता। अरहाम ने गाड़ी ड्राइव करते एक नज़र सत्तान को देखा, जो अपना गुस्सा जब्त करता बाहर देख रहा था। अभी जारी है तो देखिए आखिर अरीसे शाह के माइयों पर क्या होगा। क्या सत्तान की जीत जीतेगी या असफर का पल्ला भारी रहेगा? इसके अलावा नावल के कुछ नए हीरोज़ की एंट्री भी होने वाली। तब तक आप ये बताएं कि आज की एपिसोड कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली एपिसोड आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और सॉरी क्योंकि आज तबीयत की वजह से आवाज़ ज़रा ऐसी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।